Hello everyone, welcome to all of you in this lecture series of post-independence. So in this lecture, I will be starting a new topic. Okay, so let's see that topic. And the name of the topic is reorganization of states. Yes. Now, the new topic is reorganization of states. Okay. Now, under reorganization of states, तीन चीजें हमें जो देखनी है. ओके, वो हम देखेंगे. पहला, फॉर्मेशन कैसे शुरू हुआ. ये तो लिंग्विस्टिक स्टेट से शुरू हुआ. फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स. ओके, फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स. दूसरा, देयर आर वेरियस यूनिक केसेस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन. यूनिक cases of reorganization. ओके, एंड थर्ड जो है वो हमें देखना है कंटेम्पररी जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है. कंटेम्पररी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स. ओके, तो ये तीन टॉपिक हमें देखने हैं. समझ में आ रहा है? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स के अंदर. तो इसके पहले मैं आपको थोड़ी चीजें बताऊंगा. रीऑर्गेनाइजेशन क्यों हुआ. ओके, हिस्ट्री का बहुत ही बड़ा रोल है यहाँ पे. तो पहले हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स. ओके, तो पहले जो हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक बेसिस. ओके, ये याद रखिएगा. ओके, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स. इज दैट क्लियर टू यू ऑल? ये याद रखिएगा. ओके, सो फर्स्ट विल स्टार्ट विद formation of linguistic states. Okay, formation of linguistic states. So as you know that India is a land of many language. India is a land of diversity. Okay, why? Because different script, different grammar. Okay, in India the language changes with its culture. Language changes with its geography. Language changes with its states. So India is a land of many languages with different script, different vocabulary, different grammar, different literary tradition. और तभी इसकी शुरुआत होती है 1917 में. 1917. अब 1917 में क्या हुआ था? 1917 में कांग्रेस पार्टी ने ये बोला था कि हम जब इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलवाएंगे. 1917 में ये चीज बोली थी, याद रखिएगा. 1917 कांग्रेस पार्टी ने बोला कि जब इंडिया को हम फ्री इंडिया बना देंगे, इंडिपेंडेंट इंडिया बना देंगे, तब हम प्रोविंसेस लिंग्विस्टिक बेसिस पे क्रिएट करेंगे. अब ये चीज बैकग्राउंड में याद रखना. कांग्रेस ने 1917 में क्या बोला? कांग्रेस हैड कमिटेड इटसेल्फ टू द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस. कांग्रेस ने क्या बोला? क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस. ये चीज कांग्रेस ने बोला. एक बार फ्री इंडिया हो जाए तब हम लिंग्विस्टिक बेसिस पे प्रोविंसेस बनाएंगे. समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा. ओके, फिर उसके बाद एक नागपुर सेशन हुआ था 1920 में. 1920 नागपुर सेशन. ओके, now this Nagpur session in 1920
the principle of linguistic state was extended and formalized with the creation of provincial congress committee by linguistic zones. 1920 में बोल दिया गया कि जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे प्रोविंसेस बनेंगी वहां पे प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटी भी बनेगी, लिंग्विस्टिक जोन्स द्वारा बनाए जाएंगे। तो यहां पे क्या बात की गई, प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटी बाय लिंग्विस्टिक जोन्स, प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटी बाय लिंग्विस्टिक जोन्स। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? ये याद रखिएगा, लिंग्विस्टिक जोन्स फॉर्मलाइज कर दिया इसको, ओके। And this linguistic reorganization of Congress was encouraged and supported by Mahatma Gandhi also. कि ठीक है, linguistic reorganization होना ही चाहिए कांग्रेस का, ओके। It was encouraged and supported by Mahatma Gandhi also. जो कांग्रेस बोल रही थी कि linguistic organization होना, reorganization होना चाहिए प्रोविंसेस का, इस चीज को कौन सपोर्ट कर रहे थे? महात्मा गांधी भी। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। बट सिचुएशन चेंज हो गई 1947। अब 1947 में क्या हुआ? पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। देन द प्राइम मिनिस्टर नेहरू, he was apprehensive of dividing the country further on the basis of language। अब जब पार्टीशन हो गया रिलीजन के बेसिस पे, अब प्राइम मिनिस्टर नेहरू चाहते थे कि यार देश को अब हम लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड नहीं करेंगे, ओके। ये याद रखिएगा। तो अब जब नेहरू का मन होता है कि हम अब डिवाइड ना करें 1947 में, बट बैकग्राउंड सभी को पता है कि क्या प्रॉमिस किया गया था 17 और 20 में। अब लोग आवाज उठाएंगे, मूवमेंट चालू हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। सो ड्यूरिंग दैट टाइम इटसेल्फ some Marathi speaking Congress members, they raised the pitches for separate Maharashtra state। और उसी टाइम पे मराठी स्पीकिंग महाराष्ट्र जो कांग्रेस के मेंबर थे, ओके, मराठी स्पीकिंग कांग्रेस मेंबर्स, उन्होंने आवाज उठाई कि हमारे लिए एक अलग महाराष्ट्र स्टेट होना चाहिए। आपने बोला था, समझ में आ रहा है? तो जब महाराष्ट्र स्टेट के लिए मराठी के बेसिस पे डिमांड उठी, ओके, तो अदर लैंग्वेज स्पीकर्स भी, उन्होंने भी डिमांड की। अदर लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल, दे आल्सो डिमांडेड अ सेपरेट स्टेट फॉर देम। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। तो अब क्या हुआ 1947 में, जब इंडिपेंडेंट हो गया, महाराष्ट्र के लिए डिमांड उठी, फिर बाकी अदर स्टेट्स ने भी डिमांड करना शुरू किया। उसी टाइम पे आंध्र प्रदेश में तेलुगु स्पीकिंग अपने लिए एक अलग स्टेट चाहते थे, ओके, क्योंकि पहले आंध्र प्रदेश किसका पार्ट था? हैदराबाद का। समझ में आ रहा है? पार्ट्स ऑफ हैदराबाद, वो अपने लिए एक अलग स्टेट चाहते थे। तो उस टाइम पे 1948 में, अब 1948 में देखिएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ओके। अब 1948 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जब डिमांड्स आई लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स होने चाहिए, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक कमीशन बनाया, ओके, और उस कमीशन का नाम क्या था? लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन, ओके। अब 1948 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक कमीशन बनाया, लिंग्विस्टिक स्टेट बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए इसके लिए, और उस कमीशन का नाम क्या था? लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन। और इस कमीशन को हेड कौन था? हेड कौन करने वाला था? हेडेड बाय एसके धर, हेडेड बाय एसके धर, जस्टिस, जज थे ये, जस्टिस एसके धर। इसको इसीलिए धर कमीशन भी बोला जाता है, धर कमीशन। समझ में आ रहा है? इसीलिए इसको धर कमीशन भी बोलते हैं। तो एसके धर को हेड बनाया गया, और एसके धर ने इंक्वायर किया कि लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए।
ओके, तो जब इंक्वायरी की एसके धर ने और धर कमीशन ने एडवाइस किया, ओके, अभी कुछ समय के लिए रुक जाइए, अभी लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस मत बनाइए, कि अगर अभी 1948 की बात मैं बता रहा हूं, अभी अगर, तो एसके धर ने बोला अगर हम अभी लिंग्विस्टिक बेसिस पे प्रोविंसेस बनाएंगे तो इससे हमारी नेशनल यूनिटी को खतरा हो सकता है, इट माइट थ्रेटन अवर नेशनल यूनिटी, ओके, एंड इट माइट ऑल्सो बी एडमिनिस्ट्रेटिवली इनकन्वीनियंट। तो कहा कि नेशनल यूनिटी को इससे खतरा हो सकता है, क्योंकि हम ऑलरेडी बटे हुए हैं 565 प्रिंसली स्टेट में, तो अभी जरूरी नहीं है कि हम प्रोविंसेस बनाएं लिंग्विस्टिक बेसिस पे, क्योंकि ये नेशनल यूनिटी को खतरा होगा। समझ में आ रहा है, ये याद रखिएगा। तो ये कमीशन, एसके धर कमीशन ने रिपोर्ट दिया कि अभी कुछ समय के लिए लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन ना बनाया जाए। समझ में आ रहा है, ये याद रखिएगा। सो आफ्टर सम टाइम जो लोग आवाज उठा रहे थे लिंग्विस्टिक स्टेट्स के लिए, अब उनमें मोमेंटम आ गया, अब साथ में बहुत सारे ही लीडर्स आ गए, बहुत सारे स्टेट से आवाज आने लगी कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स के बेसिस पे अलग अलग राज्यों को बनाया जाए। समझ में आ रहा है। तो अब इन सभी लोगों को अपीज करने के लिए कांग्रेस ने एक कमेटी अपॉइंट करी। तो जब लिंग्विस्टिक स्टेट्स के लिए आवाज ज्यादा बढ़ गई, तब कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई दिसंबर 1948 में। तो धर कमीशन के बाद कहा नहीं बनना चाहिए, तो लोगों ने क्या किया, दे रेज देयर वॉइस, पीपल रेज देयर वॉइस, एंड फाइनली कांग्रेस ने क्या किया, दिसंबर 1948 में एक कमिटी बनाई। समझ में आ रहा है, और उस कमिटी का नाम क्या था, जेवीपी कमिटी, जेवीपी। अब ये जेवीपी कमिटी क्या है, ओके, ये याद रखिएगा। जेवीपी कमिटी में 3 मेंबर थे, इन्हीं के नाम पे बनी थी कमिटी। कमिटी का पूरा नाम है जवाहरलाल नेहरू, जे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, ओके, एंड तीसरे थे पट्टाभी सीतारामैया, पट्टाभी रमैया। ये 3 लोगों ने कमेटी बनी। समझ में आ रहा है, कांग्रेस ने ये कमेटी बनाई टू एग्जामिन दैट वेदर linguistic provinces should be established or not. Is it clear to you all? ये याद रखिएगा। So this JVP committee, okay, इन्होंने काफी इन्वेस्टिगेशन किया, देखा, समझा, ओके, and JVP committee, they revoked the seal of approval that the Congress has once put on principle of linguistic provinces. ये याद रखिएगा। तो जेवीपी कमेटी ने कहा कि अभी हम लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस नहीं बनाएंगे, इन्होंने अभी मना कर दिया, जेवीपी कमेटी ने भी, कि अभी हम नहीं बनाएंगे। बट जो डिमांड थी सेपरेट स्टेट की लिंग्विस्टिक बेसिस पे, वो कम नहीं हो रही थी, डिमांड बढ़ती जा रही थी कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाओ, लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को बनाया जाना चाहिए, लैंग्वेज के बेसिस पे राज्यों का गठन होना चाहिए, ओके। एंड फाइनली मूवमेंट शुरू हो गए लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन के, ओके। सो द मूवमेंट्स आफ्टर दिस जेवीपी कमिटी के डिसीजन के बाद मूवमेंट शुरू हो गए, ओके, एंड दिस मूवमेंट एम्ड एट मूवमेंट्स started, ओके, और इन मूवमेंट का एम क्या था, लिंग्विस्टिक ऑटोनॉमी, लिंग्विस्टिक ऑटोनॉमी। और ये मूवमेंट कब से शुरू हुए, उसी के बाद से, जेवीपी कमेटी के बाद से। और ये कब से शुरू हुए, 1948 1949 से ये मूवमेंट, अब मूवमेंट शुरू हो गया, ओके। अब बहुत बड़ा बड़ा कैंपेन शुरू हो गया। देयर वॉज द कैंपेन फॉर संयुक्त कर्नाटका, संयुक्त मीन यूनाइटेड कर्नाटका। जो कन्नड़ स्पीकिंग लोग हैं मद्रास में, मैसूर में, वो क्या चाहते थे, अपना खुद का स्टेट, कन्नड़ लोग,
ओके, तो कैंपेन शुरू हो गया लाइक संयुक्त कर्नाटका, संयुक्त कर्नाटका, ओके, मूवमेंट शुरू अक्रॉस द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, मैसूर, तो संयुक्त कर्नाटका, देन संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट शुरू हो गया, ओके, गुजरात का मूवमेंट शुरू हो गया, महा गुजरात मूवमेंट, गुजराती स्पीकिंग पीपल्स, ओके, and but in case of Punjab struggle brought together language as well as religion, पंजाब के केस में क्या था, सिख रिलीजन भी एंड पंजाबी लैंग्वेज, वहां पे दोनों चीजों का था, समझ में आ रहा है, ये याद रखिएगा पंजाब के केस में. So that is why after the independence, okay, that is why after the independence the speakers of Telugu, they asked the Congress to implement its old resolution in favor of linguistic states. तेलुगु लोगों ने कहा कि आपने जो 1917 और 1920 में हमसे वादे किए थे उसको अब इंप्लीमेंट करो, ओके, एंड द मेथड दे यूज्ड टू एडवांस देयर कॉजेज, उन्होंने पिटीशन किए, स्ट्रीट मार्चेस निकाले. अब तेलुगु में बहुत ज्यादा था क्योंकि हैदराबाद में आंध्र प्रदेश के बड़ा पार्ट आता था, तेलुगु स्पीकिंग पीपल थे, अब वो चाहते थे कि हमारा खुद का अलग स्टेट हो, ओके, एंड दीज तेलुगु स्पीकिंग पीपल्स, उन्होंने अपनी बात मनवाने के लिए लिंग्विस्टिक स्टेट्स के लिए पिटीशन शुरू किए, रिप्रेजेंटेशन शुरू किया, स्ट्रीट मार्चेस शुरू कर दिए, एंड टू सपोर्ट देयर कॉज, ओके, तेलुगु स्पीकिंग लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस के लिए उनके कॉज को सपोर्ट करने के लिए एक लीडर थे मद्रास के जिनका नाम था सीएमटी प्रकाशम, लीडर थे सीएमटी प्रकाशम, इन्होंने कांग्रेस से रिजाइन कर दिया, रिजाइन फ्रॉम कांग्रेस, ही रिजाइन फ्रॉम कांग्रेस इन 1950, ओके. अब एक और पॉलिटिशियन थे जो हंगर स्ट्राइक पे चले गए तेलुगु लोगों के लिए, उनका नाम था स्वामी सीताराम, स्वामी, ये हंगर स्ट्राइक पे चले गए, हंगर स्ट्राइक, ओके, इन्होंने हंगर स्ट्राइक कर दी टू सपोर्ट तेलुगु पीपल्स कॉज, ओके, एंड बाद में विनोबा भावे ने अपील किया इनसे, स्वामी सीताराम से, कि आप अपनी भूख हड़ताल छोड़ दीजिए, हम आपसे बात करेंगे. गांधीयन लीडर थे विनोबा भावे, ओके, सो लेटर ही कॉल्ड ऑफ his hunger strike on the appeal of Vetran Gandhi leader, that is Vinoba Bhave. Is that clear to you all? ये याद रखिएगा. And on 19th of October 1952, 19 अक्टूबर 1952 को, याद रखिएगा, एक पॉपुलर फ्रीडम फाइटर थे जिनका नाम था पोट्टी श्रीरामुलु, पोट्टी श्रीरामुलु, फ्रीडम फाइटर थे ये, इन्होंने फास्ट करना शुरू किया, इन्होंने फास्ट रखा अनटू डेथ, और इन्होंने डिमांड किया सेपरेट आंध्रा स्टेट का, और कहा जाता है, ओके, समझ में आ रहा है, तो इन्होंने फास्ट रखा कब तक, 56 और 58 डेज हैं, ओके, 58 डेज है आई गेस, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, 58 डेज, 58 डेज तक इन्होंने फास्ट रखा, और इनकी डिमांड क्या थी, सेपरेट आंध्रा स्टेट, एंड उसी के बाद आफ्टर 58 डेज इनकी डेथ हो जाती है, ही डाइड बिकॉज ऑफ फास्ट अनटू डेथ. और जब इनकी डेथ हुई, पीपल्स वर एजिटेटेड, लोगों ने आंदोलन करना शुरू किया, लोगों ने राइट किया, डेमोन्स्ट्रेशन किया, हड़ताल किया, वायलेंस, हर जगह वायलेंस हो गया था आंध्रा में, समझ में आ रहा है, ये याद रखिएगा. अब आंध्रा में वायलेंस शुरू, ओके, एंड फाइनली, और
अब इनकी डेथ के बाद जो आंध्रा में मूवमेंट हुआ उसको कहा जाता है विशाल आंध्रा मूवमेंट, विशाल आंध्रा मूवमेंट। ओके, अब ये मूवमेंट जो था ये वॉयलेंट टर्न ले लिया, वॉयलेंट शुरू हो गया, दिस मूवमेंट टर्न वॉयलेंट। फाइनली then Prime Minister Nehru he announced the formation of separate Andhra state in December 1952। दिसंबर 1952 में नेहरू ने अनाउंस किया कि एक सेपरेट आंध्रा स्टेट बनेगा, सेपरेट आंध्रा स्टेट। अब जब तुमने एक स्टेट के लिए अनाउंस कर दिया, अब सारे ही स्टेट मांगेंगे तुमसे कि अब हमारा भी स्टेट बनाओ। समझ में आ रहा है? नाउ आंध्रा का तो अनाउंस कर दिया गया दैट द फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश। ओके, सो अब आंध्र प्रदेश 1954 में एक अलग स्टेट बन जाता है, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश कब बना? 1954। और इससे क्या हुआ? दिस रिजल्टेड इनटू स्ट्रगल फॉर मेकिंग अदर स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। ओके, एंड जब देखा कि अब हर जगह से आ रही है आवाज लिंग्विस्टिक स्टेट्स की, तब नेहरू ने एक अपॉइंट किया कमीशन, नेहरू अपॉइंटेड कमीशन इन 1953। नेहरू ने एक कमीशन अपॉइंट किया, 1952 में ही स्टेट ये बन गया था, ठीक है। नेहरू अपॉइंटेड कमीशन, ओके, और उस कमीशन का नाम था स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। नेहरू ने अपॉइंट किया कमीशन, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। और ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो था, इसमें मेंबर कौन कौन थे? यूपीएससी में प्रीलिम्स में पूछा भी गया है, याद रखिएगा। मेंबर्स थे जस्टिस फजल अली, जस्टिस फजल अली, ओके, देन के.एम. पनिकर, ओके, के.एम. पनिकर, ओके, देन तीसरे मेंबर थे हृदयनाथ, हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू, ये तीन मेंबर थे। And these three members they examine objectively and dispassionately, okay, और इन्होंने पूरा स्ट्रक्चर देखा, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट, ओके, एंड फाइनली इस कमीशन ने रिपोर्ट सबमिट की 1955 में। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमिटी they submitted their report in October 1955, ओके, और इन्होंने बोला कि इट रिकॉग्नाइज फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल, ओके। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये चीज बोला कि स्टेट का ज्यादातर हिस्सा यूनियन गवर्नमेंट को रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा लिंग्विस्टिक बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे, ये याद रखिएगा। और सेंटर को रीड्रॉ करना चाहिए स्टेट की बाउंड्रीज को लिंग्विस्टिक बेसिस पे ही। और तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के रिकमेंडेशन को। फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सेप्टेड, इंडियन गवर्नमेंट एक्सेप्टेड, एंड फाइनली जब रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने अपना सजेशन दे दिया, उसके बाद एक्ट पास हो गया। कौन सा? तब एक्ट बनता है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो अब इस एक्ट के तहत सारे स्टेट्स लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनेंगे, इस एक्ट के तहत। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। सो दिस एक्ट वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन नवंबर 1956, नवंबर 1956 में पास करा दिया इस एक्ट को। और उस टाइम पे कितने स्टेट्स बनते हैं? इट प्रोवाइडेड फॉर 14 स्टेट्स। अब उस टाइम पे 14 स्टेट्स बने इस एक्ट के तहत, एंड 6 यूनियन टेरिटरीज, 6 यूटी बनी। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। बट उस टाइम पे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने एक बात और बोली थी। उन्होंने बोला कि बॉम्बे और पंजाब को रीऑर्गेनाइज मत करना, बॉम्बे और पंजाब को लिंग्विस्टिक बेसिस पे मत करना। समझ में आ रहा है? जो कमीशन ये वाला बना था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, इन्होंने एक चीज और बोला था, बॉम्बे और पंजाब में लिंग्विस्टिक बेसिस पे
स्टेट की बाउंड्रीज मत बनाना। और जब ऐसा बोला कमीशन ने, वहीं पे प्रोटेस्ट शुरू हो गया महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में रॉयट्स शुरू हो गए, एक जो नॉन मराठी पीपल थे उनको मारा जाने लगा। एंड फाइनली अपनी डिमांड को फुलफिल करने के लिए मराठी स्पीकिंग पीपल, ओके, उन्होंने मूवमेंट शुरू किया संयुक्त महाराष्ट्र का। ओके, ये याद रखिएगा। और दूसरी तरफ गुजरात अपना अलग मूवमेंट कर रहा था, महा गुजरात मूवमेंट। तो महाराष्ट्र में किसने चलाया था? संयुक्त महाराष्ट्र समिति मूवमेंट चला रही थी। गुजरात में कौन मूवमेंट चला रहा था? महा गुजरात जनता परिषद। इन्होंने गुजराती पीपल्स के लिए मूवमेंट शुरू किया। तो फाइनली कहा जाता है कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बॉम्बे पे भी लग गया। एंड फाइनली ये याद रखिएगा, जो पहले इंडिपेंडेंस के टाइम पे बॉम्बे क्या था? बॉम्बे प्रेसिडेंसी था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ओके, 90 तो अब 1956 से बॉम्बे में क्या चलने लगा? संयुक्त महाराष्ट्र की हमारे मराठियों का अलग स्टेट होना चाहिए। तो ये जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में बहुत सारी चीजें आती थी। गुजरात पूरा आ जाता था, ओके, बॉम्बे, ओके, तो ये सारी चीजें पूरा आ जाता था बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। एंड फाइनली बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो थी उसको डिवाइड किया गया, महाराष्ट्र एक नया स्टेट बना 1960 में। महाराष्ट्र कब बना? 1960। ओके, ये याद रखिएगा। ओके, महाराष्ट्र। और दूसरा स्टेट कौन सा बना 1960 में? गुजरात। तो महाराष्ट्र की कैपिटल क्या बनी? बॉम्बे सिटी, उस टाइम पे बॉम्बे सिटी। गुजरात की कैपिटल क्या बनी? अहमदाबाद। समझ में आ रहा है? इस तरीके से रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? तो ये सारी चीजें हैं समझने वाली। ओके, तो बाकी सारे स्टेट्स का भी ऐसे ही लिंग्विस्टिक हुआ, बट जो पंजाब का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है वो रिलीजन के बेसिस पे भी और लैंग्वेज के बेसिस पे भी। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। ओके, क्योंकि अब एक चीज याद रखिएगा, पंजाब जो था उस टाइम पे, पंजाब, इसमें पंजाबी भी थे, सिख थे, ओके, हरियाणा के लोग थे, जाट, हिंदूज मतलब हिमाचल, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा सब पंजाब में उस टाइम पे था। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। तो पंजाब को क्या बनाया गया? 3 लैंग्वेज स्टेट बनाया गया। कौन कौन सा? एक पंजाबी जो बोलेगा, दूसरा पहाड़ी लैंग्वेज जो बोलेगा, और तीसरा हिंदी लैंग्वेज। समझ में आ रहा है? ओके, तो जो पंजाबी स्पीकिंग पार्ट है स्टेट, उन्होंने डिमांड किया कि हमें हमारा पंजाबी सूबा बनाना है, तो एक पंजाब बन गया। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। वो मैंने आपको पंजाब में पढ़ाया भी है। अकाली दल ने मूवमेंट चलाना शुरू किया। ओके, ओके, एंड फाइनली इन 1966, ये याद रखिएगा, इंदिरा गांधी ने बोला ठीक है पंजाब को अलग कर दो। ओके, पहाड़ी बोलने वाले जो लोग हैं, हिमाचल प्रदेश, वो एक नया स्टेट बना। कब? 1966 में। हरियाणा एक अलग स्टेट बना, हिंदी स्पीकिंग। समझ में आ रहा है? तो पंजाब से ये 2 स्टेट बने अलग, हिमाचल प्रदेश एंड हरियाणा। हिमाचल प्रदेश पहाड़ी स्पीकिंग पीपल, हरियाणा हिंदी स्पीकिंग। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा 1966। इज इट क्लियर टू यू ऑल? ये याद रखिएगा। तो इस तरीके से स्ट्रगल चली किस चीज की? लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन की इंडिया में। ओके, तो ये था पूरा लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है हमने जो अभी यहां पे डिस्कस किया था, ओके, यूनिक केसेस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन, दिस I will be discussing in the next lecture. Okay, so till then, thank you class, thank you so much.